अब हम बात करेंगे इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। अब डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया, ये जब भी प्रोग्रेस कर सकता है जब इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर के मुकाबले। एग्रीकल्चर तो सीजनल है, सीजन आएगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सीजन चला जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट पूरे टाइम बनी रहती है। और इसीलिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मॉडर्नाइजेशन भी लेकर आता है और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी भी लेके आता है। कैसे? अगर इंडस्ट्रीज अच्छी हैं तो नई नई मशीनें बनेगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, जिससे कि मॉडर्नाइजेशन आएगा, इकोनॉमी में नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ हो पाएगा एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से। जिससे कि जिससे कि कंट्री की जो जीडीपी है वो बढ़ने के भी चांसेस हैं। इसीलिए 5 ईयर प्लान्स में स्ट्रेस दिया गया है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करो। इंडस्ट्रीज को डेवलप करोगे तो बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे खुद ही डेवलप होने लग जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडस्ट्री थी इंडिया में वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हुआ करती थी। उसमें जो इंडस्ट्री थी वो एक कॉटन टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री, यही जो दो इंडस्ट्री थी ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी इंडिया में। और इसके अलावा दो और इंडस्ट्री थी जैसे कि आयरन हो गई और स्टील फर्म हो गई। ये आयरन और स्टील फर्म जो थी उसमें से एक जमशेदपुर में थी और दूसरी जो है वो कोलकाता में थी। तो यही दो चार इंडस्ट्री थी उस टाइम पे जो डेवलप थी। इसीलिए अपने को, इंडिया वालों को एक बहुत प्रॉपर बड़ा इंडस्ट्रियल बेस बनाने की ज़रूरत थी जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज आए, यानी कि ये दो चार इंडस्ट्री नहीं रह जाएं कि कॉटन टेक्सटाइल है, जूट इंडस्ट्री है, आयरन है, स्टील है। इन चार के अलावा भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज होती है जो इंडिया में उस टाइम के लिए ज़रूरी थी। तो उसी लिए फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये डेवलप करने का सोचा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पब्लिक सेक्टर ने, मतलब कि गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली? उसका रीज़न ये है कि प्राइवेट सेक्टर के पास में शॉर्टेज ऑफ कैपिटल थी, यानी पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी। चिल्लर वगैरह दिख रही है ये, इतने ही पैसे प्राइवेट सेक्टर वालों के पास में हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि सब प्राइवेट सेक्टर वालों के पास इतने ही पैसे थे। जो मोस्टली जो दो चार अमीर लोग थे, टाटा बिरला लोग, वही लोग क्या करते थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपना व्यापार करते थे। उनके अलावा दूसरा प्लेयर मार्केट में था ही नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर के पास में कैपिटल नहीं था, इसीलिए गवर्नमेंट को ही फिर क्या करना पड़ा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो पहला वाला जो रीजन निकल के आता है कि गवर्नमेंट सेक्टर ने ही क्यों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस बनाने का सोचा, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ा। दूसरा वाला जो इसमें एक रीजन और निकल के आता है कि गवर्नमेंट क्यों आगे आई, उसका रीजन ये है कि प्राइवेट सेक्टर के पास इंसेंटिव भी नहीं था, मतलब कि एक मोटिव नहीं था, लालच नहीं था कि वो इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या कर पाए, इन्वेस्ट करे। क्यों ऐसा था? कि इंडिया में क्या था उस टाइम पे कि डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम थी इंडस्ट्रियल गुड की। इंडस्ट्रियल गुड की जो डिमांड हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। और लोगों के पास में पैसा भी नहीं था कि इंडस्ट्री से जो सामान बन रहा है उसको वो इतना कंज्यूम कर पाए, क्योंकि पैसे हमारे पास में ज़्यादा थे नहीं उस टाइम पे। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, पहला वाला तो कि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था। दूसरी बात ये है कि उनके पास में इंसेंटिव भी नहीं था, मोटिव भी नहीं था, क्योंकि पैसे की कमी सब दूर थी, उनके पास भी कमी थी और डिमांड भी नहीं थी, उसकी भी कमी थी। फिर एक और रीज़न है जिसके कारण पब्लिक सेक्टर आई थी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को सोशल वेलफेयर करना था। अभी जो सोशल वेलफेयर है या फिर इक्विटी की अपन जब बात करते हैं, ये जब ही अचीव हो सकता है जब डायरेक्ट स्टेट, मतलब कि गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर अपना कंप्लीट कंट्रोल कर लिया और प्राइवेट सेक्टर को उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया कि आप भी थोड़ा बहुत अपना बिजनेस कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे पब्लिक सेक्टर के लिए जो इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आता था। तो सोशल वेलफेयर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहाँ पर गरीबों को फीड कर रहे हैं कौन, मोदी जी। निर्मला ताई भी साथ में खड़ी हुई हैं बाल्टी में कुछ सामान लेकर। तो ये सोशल वेलफेयर का एग्जाम्पल है। मतलब कि देखो ये चित्र क्या बोलना चाहता है, ये अमीर आदमी कोट वोट वाला, ये मिडिल क्लास आदमी और इसके ऊपर बैठा है गरीब आदमी। मतलब सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है इसको।
तो ऐसे करके सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव, जैसे कि पीडीएस के थ्रू, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू यहाँ पर राशन वगैरह बट रहा है, फिर ये भी अपने सामने एक सोशल वेलफेयर का ही एग्जाम्पल है। तो अभी फिलहाल अपन लोगों ने क्या देखा कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट क्यों आई थी के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल की कमी थी, और दूसरा वाला रीजन क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के पास इंसेंटिव भी नहीं था, मोटिव भी नहीं था। फिर थर्ड वाला निकल के आता है कि सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव भी पूरा करना है किसको, गवर्नमेंट सेक्टर को। फिर हम यहाँ देखते हैं कि ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत काम किया है इंडिया के डेवलपमेंट पे, जैसे कि 1948 में आईटीआई बना था, फिर प्लानिंग कमीशन बनी, फिर पहला आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर एम्स, बहुत देश का सबसे अच्छा हॉस्पिटल, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भिलाई स्टील प्लांट, ओएनजीसी पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, डीआरडीओ जहाँ पर डिफेंस का काम होता है, डिफेंस। उसके बाद आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसरो, फिर भेल, फिर वापस एक दूसरी ब्रांच इसरो की। ऐसे करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है बेसिकली द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने का जो थॉट था, वो कहीं ना कहीं पे उसके कारण ये सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस हुई, ये सारी चीज़ें भी बनी हैं। फिर हम देखते हैं कि जो प्लान्स आए थे ना, हमने पहले क्या पढ़ा था कि देयर इज नो 13th 5 ईयर प्लान, 13th 5 ईयर प्लान बना ही नहीं। लास्ट वाला जो 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक रहा था, 2012 से 17 तक, ये 12th वाला 5 ईयर प्लान था। तो ये यहाँ पर अपने को दिखता है कि पहला प्लान, दूसरा प्लान, तीसरा प्लान, उसके बाद इस पर्टिकुलर ईयर में कोई प्लान आया ही नहीं, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे कर करके ये प्लान वगैरह अपने सामने दिखते हैं। एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि 1990 तक कितने प्लान्स आए थे, तो अपने को याद रखना कितने आए थे, 7 प्लान आए थे। 1990 तक कितने प्लान आ गए थे, 7 प्लान निकल के आ गए थे। क्योंकि चैप्टर के में पूछा क्या जाता है 1950 से लेके 1990 तक की बात, तो इस दौरान कितने आए थे प्लान अपने पास में, 7। फिर हम देखते हैं कि ये जितने भी कंपनीज हैं ये डेवलप हुई हैं, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की या इंडस्ट्रियल बेस की अपन बात करते हैं, बेस अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ओएनजीसी जो कंपनी है, फिर उसके अलावा भारत पेट्रोलियम जहाँ से हम लोग पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं, फिर ये एमएमटीसी लिमिटेड ट्रेडिंग करती है ये। उसके अलावा बीएचईएल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, फिर इंडियन ऑयल, ये भी पेट्रोल वाला है, फिर कोल इंडिया कोयला निकालता है, गेल गैस अथॉरिटी, एनएचपीसी। तो ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं ये आज की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां जो प्रॉफिट मेकिंग है, ये सारी कंपनियां गवर्नमेंट की है और ये प्रॉफिट मेकिंग है। ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस आपने को ये कि कौन किस टाइम प्राइम मिनिस्टर रहा था। तो ये जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, 64 तक रहे थे। उसके बाद इंदिरा गांधी 66 में आई थी, बीच में दो तीन प्राइम मिनिस्टर और आए थे। इंदिरा गांधी यहाँ पे आई थी, 77 में चुनाव हार गई थी, लेकिन वापस से फिर यहाँ पे वो 4 साल के लिए और रही थी। फिर अभी अपने करंट प्राइम मिनिस्टर है 2014 से लेके 2024 तक, या 25 तक भी इतना कर सकते हैं, 2024-25 तक अभी तो यही है। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पस, इसको याद नहीं करना, कोई नहीं पूछ रहा है एग्जाम में। हमने अभी क्या देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, और इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई थी आईपीआर 1956। इसके पहले एक 1948 वाली पॉलिसी भी आई थी, लेकिन ये पॉलिसी में ज़्यादा दम नहीं था, तो इसको रिप्लेस करके फिर कौन सी पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इसमें ये बताया गया है कि अलग अलग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर कैसे ऑपरेट करने वाली है, उनको ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज़ करने हैं, प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन, कैसे उसको मैनेज करना है इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट अगर कर रही है तो इसके लिए पूरी पॉलिसी लेके आए थे। यानी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी लेके आए थे अपन 1956 में, क्योंकि 48 वाली इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए 56 वाली लेके आनी पड़ी। और 1956 में कौन सी आई थी, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था इंडिया में, और ये जो है इसने बेसिस बनाया था सेकंड 5 ईयर प्लान का। ये भी याद रखने वाला एमसीक्यू बन रहा है कि 1956 में जो है वो कौन सी पॉलिसी आई थी, आईपीआर, दूसरी वाली। पहली वाली आई थी 48 में, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण ये वाली आई, और इसी वाली ने, 56 वाली ने ही क्या बनाया था, सेकंड 5 ईयर प्लान का इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेस बनाया था। और इस पॉलिसी ने कई के
पे एम्फेसिस करा कि पब्लिक सेक्टर को अपने आप को एक्सपांड करने की ज़रूरत है। किस सेक्टर में एक्सपांड करने की ज़रूरत है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्सपांड करने की ज़रूरत है। अब ये जो आईपीआर 1956 था, इसमें क्या बातें थी और क्या चीज़ें इसमें होती थी? तो इसमें ये करा गया कि जितनी भी इंडस्ट्री थी, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले वाले का नाम रखा शेड्यूल ए, फिर दूसरे वाले का नाम रखा शेड्यूल बी और तीसरे वाले का नाम रखा शेड्यूल सी। अब ये जो शेड्यूल ए था, इस शेड्यूल ए में वो सारी की सारी इंडस्ट्री आई जो कि एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, यानी ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओन करेगी। कौन सी गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, जो एक्सक्लूसिव उसमें इनका अधिकार होगा। इसमें 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया गवर्नमेंट के लिए। उसमें आती है आर्म्स एंड एम्यूनिशन वाली, एटॉमिक एनर्जी वाली, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग। तो ये 17 इंडस्ट्री विच वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर काय में रखी गई स्केड्यूल ए में। उसके बाद फिर आती है स्केड्यूल बी में। इस स्केड्यूल में 12 इंडस्ट्री थी जो रखी गई, और ये जो इंडस्ट्री 12 होंगी ये प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड होगी। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इंडस्ट्री को लगाने का जितना भी खर्चा होगा वो सब करेगी गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? इसमें अपने एफर्ट लगाएगा और उसको मैनेज करने के लिए कोशिश करेगा और नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के इसमें काम करने वाले थे। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम आएगा, अदर माइनिंग इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। तो बी स्केड्यूल जो है, बी से याद रखना 12, बी और बी से क्या याद रखना? 12। और ए जो था, ए में थी 17 इंडस्ट्री रिजर्व, बी में थी 12 इंडस्ट्री जो दोनों मिल बांट कर काम चलाएंगे। मिल बांट कर, बी मतलब बांट कर। फिर स्केड्यूल सी में कौन सी इंडस्ट्री आती है? जो ना स्केड्यूल ए में आती है, जो ना स्केड्यूल बी में आती है। जितनी भी इंडस्ट्री बच रही हैं वो सारी की सारी आती हैं स्केड्यूल सी में। और स्केड्यूल सी में जो इंडस्ट्री आती हैं वो कौन ऑपरेट करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर इसमें नहीं आएगी। ये जितनी भी इंडस्ट्री थी ये स्केड्यूल सी में आने लग गई थी। तो याद रखना है अपने को इसमें क्या? ए में आती है 17 इंडस्ट्री, बी में आती है 12 इंडस्ट्री, सी में आती है कितनी इंडस्ट्री? जितनी भी बच रही हैं प्राइवेट सेक्टर को दे दो आप। तो ये चीज़ें इसमें अपने को दी गई थी। अब शेड्यूल सी जो था, शेड्यूल सी में एक बात और थी कि यहाँ पर लाइसेंस राज आया था। मतलब क्या हुआ कि हर इंडस्ट्री, जो आपको अगर इंडस्ट्री खोलनी है तो उसमें आपने को इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के अंतर्गत लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर लाइसेंस आपने नहीं लिया है तो लाइसेंस नहीं लिया है तो अपन कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे मेन मोटिव ये था कि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, देखना चाहती थी कि ये इक्विटी के बेसिस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि सारा डेवलपमेंट किसी एक स्टेट में हो जाए, हर स्टेट में प्रॉपर डेवलपमेंट हो, हर जगह पे रीजनल इक्वालिटी के साथ ही, मतलब कि रीजन के हिसाब से भी इक्वलिटी आए। इसके लिए गवर्नमेंट का मोटिव था कि लाइसेंस ले इंडस्ट्री, उसके बाद ही ऑपरेट करे। तो स्केड्यूल ए में ये सारी इंडस्ट्री आती हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी नॉलेज बूस्ट करने के लिए है। ये 14 इंडस्ट्री थी जो उस टाइम गवर्नमेंट ने अपने खुद के लिए रिजर्व रखी थी। इसमें टेलीफोन भी आता है, जो बीएसएनएल, एमटीएनएल अपन देखते हैं आज। फिर स्केड्यूल बी में आती है इतनी सारी इंडस्ट्री, स्केड्यूल सी में आती है वो सारी इंडस्ट्री जो ए में और बी में नहीं आती है। तो ऐसे करके अपन लोगों ने देख लिया था यहाँ। अब ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था, मतलब क्या था इसका? मतलब ये था कि आपको कोई सा भी बिजनेस करना है तो आपको लाइसेंस तो लेना पड़ेगा। कोई अगर न्यू इंडस्ट्री डालनी है उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर पुरानी इंडस्ट्री को ही अपने को एक्सपांड करना है उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है तो भी अपने को लाइसेंस लेना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने एक चीज़ से दूसरी बहुत सारी चीज़ें बना ली। जैसे मान लो टाटा एक कंपनी है, ठीक है। टाटा अभी क्या बनाती है? बहुत सारी चीज़ें बनाती है, जैसे वॉचेस बनाती है, इसके अलावा कार बनाती है, इसके अलावा टाटा का नमक भी आता है, टाटा का बेसन भी आता है। मतलब फूड वाले में भी है, बेवरेजेस वाले में भी है, कार भी बनाता है, वॉचेस भी बनाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है। तो इसका बिजनेस कैसा है? डाइवर्सिफाइड है। तो अगर ऐसे ही किसी को अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना हो तो उसको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या था एक्चुअली में, कि कोई सी भी इंडस्ट्री को नहीं अलाउ करा जाएगा व्यापार करने के लिए अगर उसने गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लिया है तो।
और ये बहुत ही आसान था, आपको अगर लाइसेंस लेना हो तो आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर लो। इकोनॉमिकली बैकवर्ड मतलब जहाँ पर कोई डेवलपमेंट इतना है नहीं, आपकी इंडस्ट्री जाएगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आसानी से लाइसेंस दे देती थी, और इसके अलावा बहुत कंसेशंस भी देती थी, छूट वगैरह देती थी, टैक्स बेनिफिट देती थी, इलेक्ट्रिसिटी भी सब्सिडाइज रेट पे देती थी। तो इसके पीछे मेन मोटिव गवर्नमेंट का ये था कि वहाँ पर रीजनल इक्वालिटी आएगी, मतलब कोई बहुत ही पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं, इंडस्ट्री जाएगी तो क्या होगा, इंडस्ट्री जाके वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। अब इंडस्ट्री जाएगी तो वहाँ पर रोड बनने के भी चांसेस हैं, आसपास का इलाका डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे करके, तो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर लाइसेंस इजीली दे देती थी। और लाइसेंस जो है वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को भी लेना पड़ेगा, अगर उसको क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है उसका प्रोडक्ट। और लाइसेंस गवर्नमेंट जब भी देती थी जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता था, या गवर्नमेंट कन्विंस थी कि अपने को ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स इकोनॉमी में बनाने की ज़रूरत है, तभी गवर्नमेंट क्या देती थी, लाइसेंस दिया करती थी। स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है कि 1955 में एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम था कार्वी कमेटी। और ये जो कार्वी कमेटी थी, इस कमेटी ने ये बोला कि अगर गांव को डेवलप करना है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने में तो बहुत पैसा और बहुत टाइम लग जाएगा, क्यों ना यहाँ पर एक छोटी मोटी इंडस्ट्री का कंसेप्ट लाया जाए कि लोग अपने घर के बैकयार्ड में ही या थोड़ी बहुत जगह में ही अपनी अपनी इंडस्ट्रीज को क्या कर लें, सेटअप कर लें, जिससे कि क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट बहुत जल्दी और बहुत तेज होने लग जाएगा रूरल एरिया में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ऐसा बताया गया कि जिस इंडस्ट्री में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पहले 5 लाख रुपए हुआ करता था, और आज की तारीख में उसको कर दिया है 1 करोड़ रुपए, यानी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में 1 करोड़ रुपए का है, ये एनसीईआरटी में 1 करोड़ दिया है, हालांकि है तो 10 करोड़ आज की तारीख। तो अपन देखते हैं अभी कि अगर मान लीजिए कि अगर पहले पुराने ज़माने में 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता था, तो फिर क्या बोला जाता था कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और वही कितना कर दिया आज की तारीख में, 1 करोड़ रुपए। यानी अगर 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इसमें लैंड के प्राइस को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ फैक्ट्री लगाने का कॉस्ट और मशीनरी लगाने का कॉस्ट अगर 1 करोड़ रुपए है, तो वो इंडस्ट्री काय में आएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाएगी। लेकिन ये जो डेटा है ये 10 करोड़ हो गया है, अपने को 1 करोड़ ही याद रखना। तो अपन ने क्या देखा इसमें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है, 1 करोड़ रुपए। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अपन देख लेते हैं। पहला वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो ये है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत जल्दी जल्दी जनरेट होगा, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है। यहाँ पर मशीनरी का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, लेबर का यूज़ ज़्यादा करना है, और इंडिया में तो लेबर की कोई कमी ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर फटाफट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती चली जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है इंडिया में, ये वाला पॉइंट भी याद रखना है अपने को। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में क्या होता है कि यहाँ पर बिग फार्मर्स से प्रोटेक्शन देना इनको बहुत ज़रूरी है, किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चाहे भी तो भी वो compete ही नहीं कर सकती है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फर्म से, क्योंकि इंडस्ट्रियल फर्म के पास खूब सारा पैसा होता है, वो बल्क परचेस करते हैं, बल्क बार्गेनिंग करते हैं और बल्क सेलिंग करते हैं, खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फर्म से compete कर पाना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए एकदम इम्पॉसिबल है। वो फ्लरिश जब ही कर पाएंगे जब उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा लार्ज फर्म से। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन काम किया था। क्या काम किया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनको रिजर्व ही कर दिया था कि इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले ही काम करेंगे, यानी इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही ऑपरेट करेगी, बिजनेस फर्म, लार्ज बिग इंडस्ट्रियल फर्म आएंगे ही नहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर में बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ पर उनके लिए बिजनेस करना एसएसआई के लिए इजी हो गया। उसके अलावा इन लोगों को बहुत कंसेशंस भी गवर्नमेंट ने दिए। कंसेशन कैसे दिए कि एक्साइज ड्यूटी बहुत कम लगती थी, इसके अलावा बैंक लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे इनको ऑफर कर दिया जाता था। ज़्यादा पैसा 6% के आसपास में इनको बैंक लोन ऑफर कर दिया जाता था, जो बहुत कम है। तो ऐसे करके गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्शन दिया। फिर आता है अपने सामने एमएसएमई, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये भी सिलेबस में नहीं है, ऐसी नॉलेज बूस्टर के लिए आपको दे दिया है। माइक्रो इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए।
स्मॉल इंडस्ट्री कौन सी होती है? जहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मीडियम में कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इनकी दूसरी कंडीशन भी है कि एनुअल टर्नओवर इतना नहीं होना चाहिए, तो वो जाके एमएसएमई वाले डिपार्टमेंट में, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में वो इंडस्ट्री आती है। तो यहाँ पर स्मॉल में कितना दिया हुआ है अपने काम में? 10 के आसपास दिया हुआ है।